आज हम बात करेंगे पेग रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो किसी भी कंपनी के पीई रेशियो और उस कंपनी के ग्रोथ रेट के बीच एक रिलेशन को डिफाइन करता है। कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है और उस कंपनी का पीई क्या है, इसके बीच के रिलेशन को पेग रेशियो दिखाता है। जैसे मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों का पीई है, एक कंपनी का पीई 15 हो, दूसरे कंपनी का पीई 17 हो, 17 हो, तो आप बेशक कह सकते हैं कि जिस कंपनी का पीई 15 हो उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस सस्ते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पी के बेस पे किसी भी स्टॉक को चूज करना चाहिए? इसमें हम कंपनी के ग्रोथ रेट को भी देखते हैं कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, कंपनी के सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों को देखते हैं। इस चीज में पेग रेशियो हमारी हेल्प करता है। पेग रेशियो में बताता है कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, उस बेस पे हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसके सेल्स के प्राइस कम से 100 से बढ़ के 120 होते हैं, 120 से 145, 145 से 175 होते हैं। तो 100 से 120 में उसके शेयर्स के प्राइस 20 रुपये बढ़ रहा है, 20 रुपीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका ग्रोथ रेट, कंपनी का ग्रोथ रेट 20% हुआ। फिर 120 से 145 हो रहा है, तो वहाँ पे भी 25 रुपये शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसका ईपीएस 25 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ पे भी इसका ग्रोथ रेट 20 से 21% हुआ। जबकि 145 से 175 ईपीएस उसका 20 रुपये है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट उसका 14 से 15% हुआ। क्योंकि पिछले सालों में जो भी हमने डाटा देखे हैं, पिछले सालों में कंपनी का ग्रोथ रेट 20%, 21% रहा है, फिर 14 से 15% के आसपास रहा है। ग्रोथ रेट 20 से 15 के बीच में रन कर रहा है। तो हम फ्यूचर में ये अनुमान लगा सकते हैं, ये एजम्पशन रख सकते हैं कि आने वाले साल में कंपनी 14 से 15% का इंक्रीमेंट देगी, उसका ग्रोथ रेट 14 से 15% का होगा। अगर हम 15% में ग्रोथ रेट माने या पिछला हमारा जो शेयर्स की प्राइस थी 175 माने, तो आने वाले समय में जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें शेयर्स के प्राइस का हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर 15% ग्रोथ रेट माने तो इस हिसाब से हमारे शेयर्स की प्राइस 201 रुपये हो गई। यानी कि जो भी नेक्स्ट ईयर होगा, जो भी शेयर्स की प्राइस बढ़ के जाएंगे वो 201 रुपये तक जा सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम पी निकालें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालें, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इक्वल टू होता है कि शेयर्स की प्राइस अपन ईपीएस। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर्स के पीछे आपको कितनी कमाई हो रही है, ये बताता है अर्निंग पर शेयर। और पी रेशियो बताता है कि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को आपको कितना देना पड़ेगा, कंपनी में आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बताता है पी रेशियो। तो अगर पी रेशियो निकालें तो करंट शेयर प्राइस इंटू ईपीएस, जो कि करंट शेयर प्राइस है 175 है, जबकि ईपीएस यहाँ पे जो 145 से 175 तक इंक्रीमेंट हुआ है वो 20 रुपये ईपीएस है। यानी कि 175/20 यानी कि 8.75, हम 9 मान लेते हैं इसको कि पी यहाँ पे लगभग 9 है। अब हम पेग रेशियो निकालते हैं, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो क्या है, इसका एक फार्मूला की सहायता से देखते हैं कि पेग रेशियो इक्वल टू होता है पी रेशियो अपन उस कंपनी का ग्रोथ रेट, कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, ये होता है पेग रेशियो। तो कंपनी का पी रेशियो हम निकाले हैं 9 और कंपनी का ग्रोथ रेट जो करंट ग्रोथ रेट है वो 14 है, 14% है। तो पेग रेशियो इक्वल टू हो गया 9/14, यानी कि ये वैल्यू इज लेस देन 1 आ रही है, 1 से कम आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी शेयर्स हम खरीदने जा रहे हैं, बाई करने जा रहे हैं, वो शेयर्स सस्ते हैं, अंडर वैल्यूड है, उस शेयर्स को हम बाई कर सकते हैं। अगर यही पेग रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि शेयर्स महंगे हैं, ओवर प्राइस है, ओवर वैल्यूड है। अगर शेयर्स की प्राइस पेग रेशियो की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यूड का मतलब ना ही शेयर्स की प्राइस ज़्यादा सस्ते हैं, ना ही शेयर्स की प्राइस ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन अगर पेग रेशियो की वैल्यू 2 से ज़्यादा आ जाए, इज ग्रेटर देन 2 हो, तो इस केस में शेयर्स काफ़ी महंगे हैं। ऐसे शेयर्स से आपको दूर ही रहना चाहिए। वैसे कोई भी ऐसा शेयर्स जिसकी पेग रेशियो की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ऐसे शेयर्स से आपको दूर रहना चाहिए। और अगर पेग रेशियो की वैल्यू 0.5 आ जाए या 0.5 से कम आता है तो ऐसे शेयर्स काफ़ी सस्ते होते हैं। ऐसे शेयर्स के बारे में आप सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ पी रेशियो और पेग रेशियो के बेस पे किसी भी स्टॉक को चूज नहीं करना चाहिए। बाकी उसके सारे फंडामेंटल भी ठीक होने चाहिए। उसका आरओई कैसा है, उसके इंटरप्राइज वैल्यू क्या बता रहा है, उस कंपनी के पास कितना डेट है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब पेग रेशियो के कुछ लिमिटेशन देखते हैं कि ये लिमिटेशन कहाँ पे काम करता है, ये पेग रेशियो कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, कहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी कंपनियां जो ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, ऐसी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं, उसका ईपीएस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं उसके शेयर्स के प्राइस, उसके ईपीएस ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, उसके शेयर्स के प्राइस में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं, ऐसी कंपनियों को पेग रेशियो के बेस पे जज नहीं करना है। दूसरी क्राइटेरिया, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा हो, जैसे कोई भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी हो, उसके शेयर्स के प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, पेग रेशियो से रिलेट नहीं करना है।
पेग रेशियो से एनालिसिस नहीं करना है। अगर इसके हम डिसएडवांटेज बताएं तो इसमें हम फ्यूचर के बेस पे फ्यूचर का ग्रोथ रेट निकाल के उस हिसाब से पेग रेशियो निकाले हैं। तो ये फ्यूचर के एजम्पशन के बेस पे निकाला गया है, तो इसलिए गलत हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा पेग रेशियो से निकाला गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस जिस भी कंपनी के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं वो सही हो, क्योंकि इसमें फ्यूचर के बेस पे एक अजम्पशन के बेस पे निकाला गया है। जो भी हमने पिछले डाटा में माना है, पिछले कैलकुलेशन में दिखाया है कि ग्रोथ रेट अगले सालों में 15% के आसपास हो सकता है और उसके शेयर्स के प्राइस 201 रुपये पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि शेयर्स के प्राइस उतने जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर फंडामेंटल उसके ठीक हो, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो, उसका ROE अच्छा हो, कंपनी ने डेट नहीं लिए हो, तो ज़्यादातर चांस है कि उसके शेयर्स के प्राइस ऊपर जाएंगे। धन्यवाद।